Hello everyone. So today we are going to start our new chapter, banking, and in this we are going to talk of two types of bank. One is the central bank and the second commercial bank. So let us start. First we will discuss commercial bank and then come to the second, that is a central bank. So let us start with the commercial bank. Commercial bank है क्या? Which bank is considered as a commercial bank? So an institution which performs the functions of accepting deposits, granting loans and making investment with the aim of earning profit. तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता हो, उसके बाद लोन पेमेंट करता है, जो एडवांस करता है लोन को, जो ग्रांट करता है लोन को, एंड देन कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करता है जिससे कि उसे प्रॉफिट हो, तो उस इंस्टीट्यूशंस को हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक. तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, डिपॉजिट जो आपसे एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पेमेंट करते हैं, जो लोन एडवांस करते हैं, ये उन दोनों के प्रॉफिट का, उन दोनों के इंटरेस्ट का जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ द इनकम ऑफ द कॉमर्शियल बैंक. या फिर या किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से जो प्रॉफिट होता है, दैट इज़ द इनकम ऑफ द कॉमर्शियल बैंक. तो इसमें जैसे आपका बहुत सारे बैंक है, जैसे HDFC है, इलाहाबाद बैंक है, SBI है, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ कॉमर्शियल बैंक. सो फंक्शंस देख लेते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन. लेट अस टॉक वन बाय वन. तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे मेन फंक्शन इनका क्या है? तो मेन फंक्शन है इनका डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. जैसे कोई भी हाउस होल्ड है, उसके पास अगर मान लीजिए कि उसका जो डेली का एक्सपेंडिचर, जो खर्च है महीने का, वो 5,000 है, उसकी इनकम है 20,000. तो 5,000 वो रख के उसके बाद का 15,000 वो क्या करेगा? ही विल सेव. तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करे या सेविंग करे, और सेविंग करेंगे तो कहाँ करेंगे? बैंकों में. तो वो जो एक्स्ट्रा लोगों के पास पैसे होते हैं, उसे एज अ सेविंग वो बैंकों में जमा कर देते हैं, एंड दैट इज़ द डिपॉजिट. तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब जो लोगों के पास सरप्लस इनकम होता है, वो आप ले जाके बैंक में जमा करते हो, और बैंक के पास वही पैसा उनके पास होता है. तो अब लोग जो पैसे जमा करते हैं, वो उसके जमा करने का कई तरीके हैं. जैसे एक है आपका करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स. करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स में आप क्या करते हो? आप डेली जो आपका ट्रांजैक्शन लिमिट है वो अनलिमिटेड होता है. आप लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक दिन में, इतना पैसा निकाल सकते हो, इतना पैसा डाल सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो करेंट अकाउंट होता है, उस पर बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं. दे विल नॉट गोइंग टू पे यू एनी इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट नहीं देते, बल्कि वो आपसे सर्विस चार्ज करते हैं. दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? तो इसी को बोलते हैं करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स में भी आप पैसे निकालते हो. फिर एक होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स. फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे करंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट एक ही बात है, सेम वैसे ही यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. टाइम से यहाँ पे मतलब है 10 साल, 15 साल. व्हेन यू फिक्स्ड योर सम अमाउंट फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है. तो ऐसे डिपॉजिट्स, ऐसे सरप्लस इनकम जिसको कि आप अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट. मतलब उसके बीच में आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते. फिर आता है आपका सेविंग डिपॉजिट्स. सेविंग डिपॉजिट बेसिकली करेंट डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट को मिक्स करके बनाया गया. सेविंग जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट पे आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है, करेंट डिपॉजिट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप जो भी पैसे जमा करते हैं उसको आप निकाल भी सकते हो, उस पर आपको बैंक पे इंटरेस्ट भी देता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है कि आप एक दिन में इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और प्लस इस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है. तो करेंट अकाउंट का इनके पास फंक्शन ये है कि आप पैसे इसमें से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें लिमिटेशंस हैं. प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या है कि इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है. सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं, उसमें पैसे जमा करेंगे तो आपको
इंटरेस्ट भी मिलेगा। जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम होता है, बट यहाँ पे आपको कुछ न कुछ पैसे मिलेंगे, जबकि करंट अकाउंट में ये नहीं था। तो करंट अकाउंट के फीचर्स को और टाइम डिपॉजिट्स के फीचर्स को मिक्स करके सेविंग डिपॉजिट बनाया गया। और सेविंग डिपॉजिट में आप पैसे निकाल भी सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक पर डे के हिसाब से एक लिमिट है, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, बट दैट इंटरेस्ट विल बी मच लोअर एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड, दैट इज ए एडवांसिंग लोन। व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी इनटू द बैंक, तो बैंक के पास जब आप पैसे जमा करते हो तो बैंक इंटरेस्ट कहाँ से देगा? तो बैंक का जो इनकम का जरिया है वो आप ही के पैसे को क्या करते हैं, दूसरे को लोन दे देते हैं। तो बेसिकली दे आर लाइक अ मीडिएटर। वो एक मीडिएटर का काम करते हैं। जिस व्यक्ति के पास सरप्लस इनकम होता है उनसे वो लेते हैं और उनको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, प्लस जिसको ज़रूरत होती है पैसे को उसको वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे लोन कर देते हैं। अब जब वहाँ से वो व्यक्ति ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करेगा तो उसमें से कुछ इंटरेस्ट जो उन्होंने चार्ज किए हैं बैंक ने पैसे लेने के एवज में, वो उनको वो इंटरेस्ट लगा के वो दे देंगे। तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है दैट इज़ द इनकम ऑफ द बैंक। तो एडवांसिंग ऑफ लोन्स में क्या है कि जो पैसा इसके पास जमा हुआ बैंक के पास, अब वो उसको क्या करेंगे, लोन करेंगे। तो लोन या तो वो कैश क्रेडिट में कर सकते हैं। डिमांड लोन मतलब आपके अकाउंट्स ओपन कराए जाते हैं। जब आप लोन लेते हो तो आपको फॉर्म फिलअप कराने के बाद आपका खुद का एक अकाउंट खुलवाया जाता है और उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो आप उस अकाउंट से पैसे जब चाहें तब निकाल सकते हैं। ऑन योर डिमांड यू कैन टेक आउट द मनी, या फिर कैश क्रेडिट भी हो सकता है। और 60 टर्म्स लोन जनरली मिलते हैं, 3 साल 4 साल, है ना। तो ये काम होता है किसका, ये तीनों फंक्शन है बैंक के एडवांसिंग ऑफ लोन में। कमिंग टू द सेकेंड फंक्शन, दैट इज द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी। अगर आप एक अच्छे कस्टमर हैं बैंक में आप पैसे लेते हैं, आपके यहाँ आपके अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट ट्रांसफ़र होता रहता है और आप अच्छा खासा बैंक को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उस केस में आपकी एक क्रेडिबिलिटी बैंक के साथ बन जाती है। तो अगर मान लीजिए कि आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ है और आपको ज़रूरत है 1,30,000 1,20,000 की, तो जैसी आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, क्रेडिबिलिटी अगर आपकी अच्छी है तो हो सकता है भले आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आप 1,50,000 निकाल सकते हैं। 50,000 ये आपके अकाउंट में है नहीं, बट यू कैन ओवरड्राफ्ट, मतलब आप अपने इनकम, अपनी जो सेविंग, जो पैसे हैं बैंक में, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस 50,000 आप एक्स्ट्रा लेंगे, इसके लिए बैंक आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो ये फैसिलिटी उन्हीं कस्टमर्स को देते हैं बैंक जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है। तो आप अपने जो आपके बैंक में जो पैसा है उससे ज़्यादा भी पैसा आप निकाल सकते हो। दूसरा, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंट मिलता है। तो जैसे आप के पास कोई भी बिल है जो आपने फिक्स पीरियड के लिए ले रखा है, लेकिन अभी आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, तो उस केस में आप जाएंगे, बैंक को देंगे वो बिल, बैंक उसमें से कुछ कमीशन अपना कट करेगा और उसके बाद वो आपको पैसे एडवांस कर देंगे। बैंक जब वो बिल मैच्योर हो जाएगा तब उसको वो कैश करा लेंगे। इस तरह से बैंक का बेनिफिट हो जाता है। तो ये भी काम बैंक का होता है जो कि सेकेंडरी फंक्शंस में आता है। फिर एजेंसी फंक्शंस है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है, ये काम भी बैंक करते हैं। फिर कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं उसमें पैसे का जो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट करना है, कोई सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, है ना, तो उन सब सर्विसेज के लिए आप पेमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ बैंक। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कुछ बैंकों में ये भी फैसिलिटी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को भी खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, जो अलग अलग कंपनियां अपनी सिक्योरिटीज़, डिबेंचर, है ना, शेयर वगैरह जो होता है उसको भी आप सेल या परचेज कर सकते हो। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। फिर लेटर्स ऑफ रेफरेंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, लॉकर फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करता है।
एक आपका है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो उसमें देखें तो लॉकर फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। ट्रैवलर्स चेक, जैसे आप ज़्यादा अमाउंट में पैसे नहीं ले जाना चाह रहे हो, क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे तो आप सोच रहे हैं कि ये रिस्की होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने पास रखें, तो इट्स बेटर, तो उस केस में बैंक आपको ट्रैवलर्स चेक, आपको ट्रैवल करने के लिए एक चेक प्रोवाइड कर देगा, जिसकी मदद से आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट टेकिंग कैश, तो बिना कैश लिए आप चेक के थ्रू। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक्स के अंडर में आते हैं। तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ना, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस, इसमें इतनी कैटेगरीज हैं, फिर जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ये सारी कैटेगरीज। तो ये सारे कुछ बैंक के फंक्शन हैं, बेसिकली दो हैं, जिसमें प्राइमरी फंक्शन जो बैंक का है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। ये डिपॉजिट्स यानी सरप्लस जो लोगों के पास होता है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको लोन देते हैं। इसके बाद एक और बैंक का काम है मनी क्रिएशन का, कि बैंक के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते फिर भी बैंक आपको पैसे पे कर सकता है उससे ज़्यादा। ये देखिए कैसे, जैसे बैंक को आपने 100 रुपये दे दिए तो वो आपको इसको मनी क्रिएशन बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का, और इसी मनी क्रिएशंस को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, वी विल डिस्कस लेटर, बट आज के वीडियो में हम मनी क्रिएशन तक बात करेंगे कि मनी क्रिएशंस का क्या रोल है। तो कैसे बैंक मनी क्रिएट करते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1000 रुपये ले जाकर 1000 रुपीज़ बैंक में जमा कर देते हैं, तो बैंक में 1000 रुपये आप जमा कर दिए, तो अब बैंक क्या करे? अगर पूरा पैसा वो किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे दिया, तो मान लो कि आपको 200 रुपये की ज़रूरत पड़ी, 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी, आप गए बैंक के पास और आपको नहीं मिला, क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं, बैंक ने तो पैसा पूरा दे दिया लोन में। तो बैंक अगर पैसे लोन नहीं देगा तो उसकी इनकम कैसे होगी, और सारा अगर लोन दे देगा तो फिर ऑन डिमांड वो कैसे उनको देंगे? तो इस केस के लिए बैंक एक रूल फॉलो करता है कि वो एस्टिमेट करता है कि कितना अमाउंट जो है उसे एज ए कैश रखना चाहिए, जिससे कि उसका डेली का एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाए। जैसे मान लो कि अगर लोगों ने 1000 रुपये जमा किया, तो उसे एस्टिमेट करना है कि कितना रुपया एक दिन में निकालेंगे लोग। तो जनरली अगर मान लो कि हम मान लेते हैं कि 20% जो रुपया है, अगर आप कितना भी पैसा जमा करो, 20% अगर आप अपने पास कैश रिजर्व रखोगे तो लगभग 20% के आसपास ही लोग पैसे निकालने आते हैं। तो मान लो कि किसी ने 1000 रुपये जमा किया, 20% हमने इसमें सेव कर लिया, तो 1000 का 20% क्या होगा? 10% 100, तो 20% हो गया 200, तो 200 रुपीज़ ये हो गया आपका 20%। तो 200 रुपीज़ को अगर हम रोक लें तो रेस्ट 8000 रुपीज़ को हम क्या कर सकते हैं? लोन में दे सकते हैं। तो बैंक ने क्या किया, 1000 रुपये में से 800 को लोन के रूप में दे दिया और 200 रुपीज़ को उन्होंने सेव कर लिया। ठीक, अब ये जो 800 रुपीज़ जो लोन लेगा वो भी किसी न किसी को देगा, चाहे वो लेबर को दे, चाहे वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिया हो, है ना, चाहे वो जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन वो करेगा, तो अलग अलग व्यक्तियों को पैसा देगा। और ये जो 800 रुपीज़ जो जिन लोगों के पास जाएगा वो लोग भी तो पैसे लेके आएंगे, बैंक को जमा करेंगे। तो बैंक ने 800 रुपीज़ लोन दिया और ये लोन फिर से दूसरे मीडियम से होते हुए बैंक के पास फिर से आ गया। तो अब फिर से बैंक के पास 800 रुपीज़ आ गया। पहले कितना था? 1000, अब 800 फिर आ गया। अब 800 का फिर से, क्योंकि बैंक को मालूम है जितना कैश आ रहा है उसका 20% उसे
एज ए कैश रिजर्व रखना है, इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, या इसको RR भी बोलते हैं, रिजर्व रेशियो, या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी बोलते हैं, RDR। ये तीनों नाम है। ये लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब कितना रिजर्व रखें कि बैंक का जो डेली का एक्सपेंसेस है वो हो जाए। तो 20% हमने मान लिया कि 20% जो है बैंक को ज़रूरत है। अब 20% बैंक ने 1000 रुपये बैंक के पास आया, 20% बैंक ने जमा कर लिया, 20% मतलब 200 रुपीज़ 1000 का, तो 800 रुपीज़ बैंक ने लोन दे दिया। अब जिसको लोन दिया उसने जिन जिन लोगों को पेमेंट किया, वो पेमेंट फिर से घूम फिर के बैंक के पास आ गया, क्योंकि वो लोग भी तो बैंक में जमा करेंगे। तो इस तरह से 800 रुपीज़ फिर से बैंक के पास आया। अब बैंक के लिए फिर से ये नया रुपया, तो बैंक इसका फिर से 20% निकालेगा। तो 800 का 20% क्या होगा? तो 800 का 20% 10% 80, तो 20% हो गया 160। ठीक, अब 160 अगर आप इसमें से निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 640। और ये जो 640 रुपीज़ है ये बैंक ने फिर से लोन पे कर दिया। अब जब बैंक ने लोन पे कर दिया 640 का, तो 640 फिर से जाएगा घूम फिर के और फिर से बैंक के पास आएगा वापस, और फिर 640 का 20% बैंक अपने पास रखेगा। तो 640 का 20% कितना हो गया? 128। 64 हो गया 10%, एंड देन तो ये 128 को फिर से निकालेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो जो बैंक के पास 1000 रुपया है, उसी 1000 रुपीज से वो कितने रुपए जो है अर्न कर ले रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर आप इसको देखो तो ये हो गया आपका 2 और ये 522। इस तरह से अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 1000 रुपये से जो बैंक है वो 5000 रुपीज़ क्रिएट कर लेता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे आप, तो नियर अबाउट 5000 रुपीज़ जो है बैंक क्रिएट कर लेता है 1000 से। मतलब इनका जो भी आपके पास कैश है उसका 5 गुना, 5 टाइम्स। इसका मतलब है कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ जमा किया बैंक के पास, तो बैंक 10,000 से 10 का 5 गुना मतलब 50,000 रुपये वो बना लेंगे। इस तरह से बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है। ठीक, तो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए तो 1 लाख का 5 टाइम 5 लाख रुपीज़, मतलब 1 लाख से 5 लाख रुपए बैंक क्रेडिट क्रिएशन करेगा। यानी 1 लाख रुपये वो उसके पास आप सबमिट करेंगे और उस 1 लाख से वो 5 लाख रुपये और क्रिएट कर देगा। तो ये इसी को बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर रेशियो है जिसको रिजर्व किया जाता है, इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। और इनके बीच में एक रिलेशन है। तो मनी क्रिएशन इक्वल टू वन अपॉन LRR। तो अगर आप देखिए LRR कितना था 20%, तो 1/20%, यानी 1/20/100, तो 100/20, 5 टाइम्स। अब अगर हम इसी को 20 की जगह 30% कर दें तो फिर यही 100/30 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको 40 कर लें
अगर हम लीगल रिजर्व रेशियो को 40% कर दें तो ये 40/100 हो जाएगा, है ना। 10/4, 5/2 मतलब कितना गुना, 5/2 टाइम्स या फिर 2.5 टाइम्स। तो आप देखो जितना ज़्यादा आप रिजर्व रखोगे उतना आपका क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20% था तो 5 टाइम था, और जैसे ही आपने 40% रिजर्व किया तो 2.5 टाइम्स हो गया, मतलब इसका हाफ हो गया। तो अगर आप लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा दो तो इनका क्रेडिट क्रिएशन बैंकों का वो कम हो जाता है। तो इस तरह से वैसे सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, CRR पे कंट्रोल करता है ये बैंक, और भी दूसरे फंक्शंस हैं। सो व्हेन वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द सेंट्रल बैंक, देन आई विल सो यू कि कैसे मनी क्रिएशंस को बैंकों के मनी क्रिएशन को सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।